नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है काल विभाजन। आज हम जो है काल विभाजन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लासें हैं ये भी बता दूं कि क्लासें रेगुलर आ रही हैं, शाम को 6 बजे आ रही हैं और इसी तरह से चलती भी रहेगी। और अब मैं कोशिश करूंगा कि एक की बजाय ज़्यादा क्लासें लेकर आऊँ। कल की क्लास में मैंने आज के लिए कहा था, लेकिन मैं आपके लिए लाइव की व्यवस्था कर रहा हूँ कि जल्द ही अपने लाइव आने लग जाएं, जिससे अपना वार्तालाप जो है वो लगातार हो सके कि किस तरह से आगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी काल विभाजन की मैं बात कर रहा था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न साहित्यकारों ने, ठीक है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभिन्न साहित्यकारों ने काल विभाजन किया है। बिना काल विभाजन के साहित्य के इतिहास को उस तरीके से नहीं समझ सकते जिस तरीके से हम विभाजन के बाद समझ सकते हैं। भी विभाजन के बाद बड़ा आसान हो जाता है उसको समझने में, और विभाजन किया जाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास वही माना जाएगा जिसमें काल विभाजन किया गया हो। तो काल विभाजन का जो कार्य है वो सबसे पहले किसने किया था? वो जॉर्ज गियर्सन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज गियर्सन ने। इससे पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए थे उनमें जो है काल विभाजन नहीं किया गया था। पहले की बात करें तो हम पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किसे मानते हैं? पहला हिंदी साहित्य का इतिहास हम गारसा दत्तासी द्वारा रचित, ठीक है ना, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी को मानते हैं। किसको मानते हैं हम? गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी को मानते हैं। लेकिन उसमें किसी प्रकार का काल विभाजन नहीं किया गया था, काल क्रम से कवियों को नहीं रखा गया था। बस जैसे रचनाकार थे एक तरह से उनका जीवन परिचय लिखा गया था और उनकी रचनाओं के बारे में लिखा गया था। इसका जो क्रम था वो भी ऐसे ही था कि अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार, ठीक है ना, कवि और कवित्रियों का उर्दू की और हिंदी के जो भी थे, ठीक है ना, उनका जो है अंग्रेजी के वर्ण क्रम के अनुसार जो है वर्णन किया गया था। पहले कवि का परिचय और फिर उसकी रचनाओं के बारे में दिशा निर्देश किया गया है। ये जो है क्रम उसमें रखा गया है। ठीक है, तो आज हम उन सभी साहित्यकारों के, फिर अब उसके बाद शिवशेष सेंगर आते हैं। उन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया 1883 में, और 1889 के अंदर जॉर्ज गियर्सन आते हैं। इन्होंने पहली बार काल विभाजन किया था। हालांकि इनका काल विभाजन उस तरह से वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन फिर भी प्रथम प्रयास के रूप में प्रथम काल विभाजन जॉर्ज गियर्सन का माना जाता है। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 भागों में विभाजित किया था। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद मिश्र बंधु आ जाते हैं 1913 ईस्वी में, जिन्होंने इसको 8 भागों में बांटा था। और मिश्र बंधु के बाद हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, जिन्होंने 4 भागों में बांटा था और पूरी तरह से प्रमाणिक वही माना जाता है। एक नाम को हम छोड़ दें तो जो उन्होंने नाम दिया था वीर गाथा काल, अगर हम उस वीर गाथा काल को, जो अप्रमाणिक सिद्ध हो गया था बाद में, अगर हम उस वीर गाथा काल नाम को छोड़ देते हैं तो बाकी सभी नाम प्रमाणिक है और उनका काल विभाजन भी प्रमाणिक माना जाता है। बाकी आने वाले साहित्यकारों ने उन्हीं को थोड़ा फेरबदल करते हुए नामकरण रखे हैं। अधिकतर नाम जो है वही रहे हैं। जैसे आधुनिक काल भी अधिकतर आधुनिक काल ही रहा है, और भक्ति काल भी अधिकतर भक्ति काल ही रखा है, रीति काल को रीति काल ही रखा है। आदि काल के नाम जो है वो बहुत सारे नाम दिए गए हैं। वो नाम भी हम जब आदिकाल पढ़ेंगे, जब शुरुआत करेंगे आदिकाल की, तो उसके अंदर पढ़ेंगे आदिकाल। तो आज हम विभिन्न साहित्यकारों ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है, तो काल विभाजन से संबंधित जो है प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो और ये जो है देखने में बहुत अधिक आसान लगता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन बाद में क्या है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है वो नाम ढूंढना कि किसने किसको क्या कहा है। तो काल विभाजन के दौरान हमने न केवल उस व्यक्ति विशेष के काल विभाजन को पढ़ना होता है, हमें यह भी प्रत्येक काल विभाजन को हमने ये देखना होता है कि ये किसने बोला है, ये किसने बोला है। कहने से तात्पर्य ये है कि जैसे ही हम कहते हैं कि संधि काल, आदिकाल को संधि काल किसने कहा है, तो हमारे सामने नाम फटाक से आ जाना चाहिए कि किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। इस तरह से अगर हमारे सामने आए कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो हमारे सामने नाम आ जाना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। रीति काल को श्रृंगार काल कोई कहना चाहे तो कह सकता है। रीति काल के बारे में ऐसा किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोहरा नामकरण की जो प्रारंभ है, दोहरे नामकरण का जो प्रारंभ है वो किसने शुरू किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। किस प्रकार के दोहरे नामकरण रखे थे? वीर गाथा काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल नाम दिया था। वीरगाथा काल के लिए उन्होंने कितनी रचनाओं को आधार माना था? तो 12 रचनाओं को आधार माना था। इस तरह से हमें ध्यान में होना चाहिए, हिंदी साहित्य का जो छायावाद है उसको स्वच्छंदतावाद नाम किसने दिया था? तो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। किसने दिया था? गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था। उत्तर स्वच्छंदता काल में गणपति चंद्र गुप्त ने किन किन साहित्यिक जो खंड है उनको रखा है? तो प्रगतिवाद को रखा है और प्रयोगवाद को भी रखा है। अब हम बात करें कि जो है इसको जो आधुनिक काल है इसको आदर्शवादी और स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी, इन 3 भागों में किसने बांटा है? आधुनिक काल को आदर्शवादी, ठीक है ना, स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी, इन 3 भागों में किसने बांटा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने बांटा है। ठीक है ना, किसने बांटा है? गणपति चंद्र गुप्त ने बांटा। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जो यथार्थवादी है उसके कितने भाग किए हैं? गणपति चंद्र गुप्त ने यथार्थवाद जो माना है, यथार्थवाद के अंतर्गत किन किन धाराओं को रखा है? तो 2 धाराओं को रखा है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को। लेकिन उनके नाम क्या दिए हैं? प्रगतिवाद को गणपति चंद्र गुप्त ने किस नाम से संबोधित किया है? ठीक है ना, प्रयोगवाद को गणपति चंद्र ने किस नाम से संबोधित किया है? किस नाम से संबोधित किया है? आप उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए। ये सस्पेंस रहेगा आज की फिल्म का। आज तो फिल्म शायद घंटे की चलने वाली है, हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन आगे से जो फिल्म जो ये चलेगी ये लंबी चलेगी, 2-2, 3-3 घंटे की चलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आपका साथ रहा तो जरूर रहेगा। बस साथ इतना ही है कि आप हल्ला शेरी, हमारे यहाँ कहते हैं हल्ला शेरी करना बोलते हैं, हल्ला शेरी, कैसे कहते रहो, ऐसे कहते रहो कि नहीं लगे रहो सर हम आपके साथ हैं, बस इतना ही कहना होता है। तो इतने मारवाड़ी में बोल कर जी सर फुंड जी और फिर भी लगे रहे। काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास क्रम समझना है। ठीक है ना, काल विभाजन और नामकरण का उद्देश्य हिंदी साहित्य के इतिहास का विकास क्रम समझना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के प्रमुख प्रयास हमारे सामने इस प्रकार है। आइए सभी मिलकर देखते हैं। जॉर्ज ग्रेसन, सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास जो है वो जॉर्ज ग्रेसन ने किया। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास हमारे जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते ही हैं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है ना, ये इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम था। इसकी रचना 1889 ईस्वी में हुई थी। ये बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाद में ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। ये अपने आप में नाम से न हिंदी साहित्य के इतिहास न होते हुए भी ये पूरी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, इसके बारे में ये है कि जो जॉर्ज ग्रेसन थे, इन्होंने हिंदी भाषा को भी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत माना था। हिंदी भाषा को भी किससे? अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत माना था। इसलिए इन्होंने उस पर एक रचना भी लिखी थी। ठीक है ना, वो रचना थोड़ी अंग्रेजी में है, ज़्यादा लिंग्विस्टिक नाम से इस तरह लंबी चौड़ी है। ठीक है ना, तो वो 11 जिल्दों में अंग्रेजी भाषा में इन्होंने प्रकाशित की थी। कारण क्या था? कारण यही था कि इन्होंने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत माना था और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसलिए सिर्फ हिंदी वालों को लिया था। इन्होंने स्पष्ट कहा था कि ना तो मैं प्राकृत वालों को ले रहा हूं, ना मैं संस्कृत वालों को ले रहा हूं, ना मैं अरबी फारसी के हिंदी लेखकों को ले रहा हूं, मतलब भारत के जो अरबी फारसी के लेखक है उनको ले रहा हूं, न मैं उन विदेशियों को उर्दू वालों को ले रहा हूं। ठीक है ना, उन किसी को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ हिंदी भाषी लेखकों का वर्णन करने जा रहा हूं, ऐसा स्पष्ट कहते हैं। कारण क्या था? क्योंकि ये मानते थे कि हिंदी जो है वो अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है, क्योंकि ये मानते थे कि हिंदी जो है वो अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत है। एक बात। फिर बड़े उस्ताद थे हमारे जॉर्ज ग्रेसन जी। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो ये मानते थे कि भक्ति जो, ठीक है ना, भक्ति का जो भारत के अंदर जो विकास हुआ है, ठीक है ना, वो भक्ति काल का जो उदय हुआ है या भक्ति का जो उदय हुआ है वो अंग्रेजों के कारण हुआ है, ईसाइयत के कारण हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि ईसाइयत के कारण हुआ तो ये सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए उन्होंने भक्ति काल का नाम भी क्या दे दिया था? स्वर्ण काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काव्य की संज्ञा दी जाती है तो वो भक्ति काल को ही दी जाती है। ये आप अच्छे से समझते हो। ठीक है ना, और ये सारी बातें थी। और इसी के अंतर्गत इन्होंने काल विभाजन भी किया था। कितने भागों में काल विभाजन किया था? 12 भाग जो थे उसके अंदर इन्होंने काल विभाजन किया था। कौन कौन से 12 भाग है वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास चारण काल आता है। सबसे पहले हमारे पास चारण काल आता है 700 से 1400 ईस्वी तक। 700 से
1400 ईस्वी। इसका मतलब यही कह सकते हैं कि आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया था? चारणकाल नाम की बात करेंगे तो ग्रियर्सन आएगा। कौन आएगा प्यारे बच्चों? ग्रियर्सन आएगा, ठीक है ना। कौन आएगा? ग्रियर्सन आएगा। चारणकाल की बात करें तो ग्रियर्सन, ठीक है ना। अब संधि काल की बात करें आदिकाल को तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आएगा। और वैसे जो दो नाम दिए थे संधि काल और चारणकाल, किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। कहां से लेकर? 750 से लेकर 1000 ईस्वी और 1000 से लेके 1375 तक, ये तो था उनका संधि काल, ठीक है ना। और ये था उनका चारण काल, ठीक है ना। इसको संधि काल इसलिए माना था क्योंकि यहां भाषा की संधि हो रही थी। हिंदी भाषा जो थी वो पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश से होती हुई जो वर्तमान हिंदी है उसका निर्माण हो रहा था, इसलिए संधि काल माना है। लेकिन इसको 1000 से 1375 को चारण काल क्यों कहा? ये सॉरी विक्रमी संवत है, ये भी ध्यान रख लें, विक्रमी संवत है, ये ईस्वी नहीं है, ठीक है ना। और इसको चारण काल क्यों कहा है कि इस दौरान उनका मानना था कि चारणों की रचनाएं हुई थी। चारणों ने इस काल में रचनाएं की थी, अधिकतर जो रचनाएं थी वो चारणों द्वारा लिखी गई थी, इसलिए इसका नाम उन्होंने चारण काल रखा था, ठीक है। अब चलते हैं चारण काल। उसके बाद आता है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल, फिर जायसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ठीक है। अब यहां तक देखो, पहले मैं ये एक बार बता देता हूं, फिर मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, तरीका मतलब याद करने का, जिससे कि आप याद कर पाओगे। फिर मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति काव्य 1550 से लेकर 1692 ईस्वी, फिर तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि 1600 से लेकर 1700 ईस्वी, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, फिर महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 18वीं शताब्दी का भारत। 18वीं शताब्दी हो सकता है, 18वीं शताब्दी, फिर आता है विविध। इस तरह से 12 भाग। काल विभाजन में व्यवस्था का अभाव है, साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, ये इनकी कमियां हैं। कुछ और विशेषताएं हैं, देख लेते हैं हम क्या है विशेषताएं, क्या है कमियां। काल विभाजन में व्यवस्था का अभाव है, ये इनकी कमी है। साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, ये भी कमी है। काल विभाजन के प्रथम प्रयास के रूप में महत्व है, ये इनकी खूबी है, विशेषता है, ठीक है ना। यह काल विभाजन स्वीकार नहीं किया गया, यह काल विभाजन जो है बाद में स्वीकार नहीं किया गया, बस प्रथम काल विभाजन था, इसलिए इसका काल विभाजन माना गया है। अब याद करने का तरीका बताता हूं। अब क्या है कि सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो रचनाएं लिखी गई थी वो किन की लिखी गई थी? चारणों की लिखी गई थी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चारण काल आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? चारण काल आ जाता है। फिर आता है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल कहने से तात्पर्य यह है कि कबीर वाला काल। किसका काल है ये? कबीर वाला काल। तो हम भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? आदिकाल आता है। तो आदिकाल को अलग अलग लोगों ने नाम दिए, इन्होंने क्या नाम दिया? चारण काल, सॉरी, इन्होंने क्या नाम दिया है? चारण काल नाम दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास चारण काल आ जाता है। फिर हमारे पास क्या आता है? संत काव्य, तो वही पुनर्जागरण काल, संत काव्य पुनर्जागरण काल। संत काव्य के बाद क्या आता है? सूफी काव्य, तो जायसी की प्रेम कविता, ठीक है ना, जायसी की प्रेम कविता। और उसके बाद सूफी काव्य के बाद क्या आता है? कृष्ण काव्य आता है। कृष्ण काव्य क्यों आता है? एक कारण तो ये है क्योंकि सूरदास जी जो प्रमुख थे वो उनका जन्म 1478 में हुआ था, और भक्त के जो राम भक्त थे वो तुलसीदास थे, उनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। तो वो बाद में आए थे, तो सूरदास जी पहले आए थे, इसलिए कृष्ण काव्य। तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 4 नंबर पर, ठीक है ना। अब कृष्ण संप्रदाय के बाद क्या आएगा? जब कृष्ण संप्रदाय था उस वक्त क्या था? मुगल दरबार चलता था, जानते हैं हम अच्छे तरह से। तो फिर क्या आ जाएगा? मुगल दरबार आएगा। क्या आएगा? मुगल दरबार। इसी बात को 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कृष्ण काव्य के समय क्या था? मुगल दरबार चलता था। हम भी जानते हैं कि अकबर जो थे, अकबर और तानसेन दोनों जो है वो किसका? हरिदास का संगीत सुनने के लिए जाते थे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मुगल दरबार आ जाता है। और उसके बाद फिर राम काव्य, तो तुलसीदास आ गए, ठीक है ना। और राम काव्य के बाद क्या आ जाता है? रीति काव्य। राम काव्य के बाद रीति काल आता है। कोई समस्या नहीं है, बस समस्या ये थोड़ी सी इसकी है कि उसके बाद तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, तुलसी के
अन्य प्रवृत्ति कभी आता है, उसके बाद महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और उसके बाद आ जाता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ये भी आसान है। सबसे पहले किसके शासन में था? महारानी विक्टोरिया के शासन में था, ठीक है ना, और फिर किसके हाथ में आ गया था? कंपनी के हाथ में, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। और फिर 18वीं शताब्दी, और उसके बाद काल विविध, अंत में विविध आ जाता है। इस तरह से आप कोशिश करके ये नाम याद कर सकते हो। दूसरा जो काल विभाजन है वो किसका है? मिश्र बंधुओं का है। तो इन्होंने कुल मिलाकर कितने कालखंडों में बांटा था? तो 8 कालखंडों में। कितने कालखंडों में बांटा था? 8 भागों में विभाजन किया था मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं का कौन सा था? मिश्र बंधु विनोद था। कौन सा था? मिश्र बंधु विनोद था। और जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा था। मिश्र बंधुओं को क्या कहा था? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा था। और मिश्र बंधु विनोद को उन्होंने कहा था बड़ा भारी कवि संग्रह, बड़ा भारी कवि संग्रह कहा था। और साथ में यह भी कहा था कि प्रकांड कवि वृत्त संग्रह, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, और साथ में कहा था प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। ये 2 नाम जो है मिश्र बंधु विनोद को दिए थे। और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि मैंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो परिचयात्मक विवरण है वो कहाँ से लिया है? वो लिया है मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। और मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवि थे, 4591 कवि थे, और 2250 पृष्ठों में लगभग ये लिखा गया था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ और बोलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा की खोजों और रिपोर्टों के आधार पर ये साहित्य जो है मिश्र बंधु विनोद, एक बड़ा साहित्य जो है मिश्र बंधुओं ने तैयार किया था, ठीक है। इसमें क्या 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसको किस तरह से बांटा गया है? इसके विभाजन और उपविभाजन है। पहला है जो आरंभिक काल है, ठीक है ना। क्या है? आरंभिक काल है। आरंभिक काल के 2 भाग हैं, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक, ठीक है ना। पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक, ये विक्रमी संवत से है, 700 विक्रमी संवत से 1444। फिर जो पूर्व आरंभिक काल है वो 700 से 1343 विक्रमी संवत, और 1344 से 1444 उत्तर आरंभिक काल, ठीक है ना। पूर्व आरंभिक काल जो है 700 से 1343 विक्रमी संवत, ध्यान रख लेना। और उत्तर आरंभिक काल जो है 1344 से 1444 है। फिर आता है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल जो है वो 1445 से 1680 है। आप चाहें तो इनको याद कर सकते हो। ये जो है 1, 2 माध्यमिक काल 1445 से लेकर 1680। इसमें भी पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, और उत्तर माध्यमिक काल जो है 1561 से 1680। उसके बाद आता है अलंकृत काल। उसके बाद आता है अलंकृत काल 3 नंबर पर, ठीक है ना। अलंकृत काल के अंतर्गत पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, ठीक है ना। पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। फिर आ जाता है परिवर्तन काल, और फिर आ जाता है वर्तमान काल। उसके बाद आता है परिवर्तन काल, और उसके बाद वर्तमान काल 1926 विक्रमी से आज तक, ठीक है ना। 1926 का मतलब हो गया, वैसे आप देख लो, चाहे 57 निकाल के 16 में से 7 गए 9, 11 में से 5 गए 6, 1869 ईस्वी से, बिल्कुल शानदार, ठीक है ना। 1926 से मतलब 57 माइनस करो तो 16 में से 7 गए 9, 11 में से 5 गए 6, 1869 ईस्वी से। 1869 ईस्वी से ही डॉक्टर नगेंद्र ने माना है आधुनिक काल का प्रारंभ जो है 1869 ईस्वी से ही माना है, क्योंकि 1869 ईस्वी में ही कवि वचन सुधा पत्रिका आई थी। कवि वचन सुधा पत्रिका आई थी, वहीं से भारतेंदु काल का जो प्रारंभ माना जाता है, वहीं से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। 1857 से लेके 1869 ईस्वी तक का जो काल था वो संक्रांति काल के रूप में, 1868 ईस्वी से नगेंद्र ने माना है, क्योंकि 1868 में जो है कवि वचन सुधा पत्रिका आई थी। 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका आई थी, और वहीं से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। और 1857 से लेकर 1868 तक का जो काल है वो माना जाता है संक्रांति काल माना जाता है, ठीक है। तो ये था, और प्रमुख रूप से आप देख रहे हो इसके अंदर कौन कौन से काल रहेंगे। काल की हम बात करें तो कौन कौन से वो देख लेते हैं। वैसे जो नाम है वो अलग तरीके से दिए गए हैं, ठीक है ना।
नामों का जो क्रम है वो चेंज है, क्योंकि मैंने एक जो तरीका अपनाया है उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। वो देखते हैं कि सबसे पहले विजयपाल रासो आता है नलसिंह भट्ट का, कोई समस्या नहीं है। फिर हमीर रासो आता है शारंगधर का। फिर 3 नंबर पर कीर्तिलता आता है, विद्यापति की रचना है। फिर कीर्ति पताका विद्यापति की रचना। फिर खुमान रासो दलपति विजय की रचना, ठीक है ना। फिर बिसल रासो नरपति नाल की रचना है। फिर पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना। फिर जयचंद्र प्रकाश जो है भट्ट केदार की रचना है। जयचंद्र प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है। किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है। जयचंद्र प्रकाश जो है वो भट्ट केदार की रचना है। किसकी रचना है? भट्ट केदार की। और जय मेघ जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की है। परमाल रासो किसकी है? परमाल रासो है जगनिक की, ठीक है। अमीर खुसरो की पहलियां अमीर खुसरो की। विद्यापति पदावली विद्यापति की। अब ये जो क्रम रखा था वो मैंने इसलिए रखा था ताकि आप आसानी से समझ के कि शुक्ल के अनुसार बिसलदेव रासो 1, विद्यापति की पदावली 2 और अमीर खुसरो की पहेलियां 3, इनको छोड़कर सभी रचनाएं वीर रस की रचनाएं हैं, इसलिए उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे तो इस काल के अंदर, जिसको हम 1050 से 1375 विक्रमी संवत की हम जब बात करते हैं, तो इस काल में उनको 12 ही रचनाएं मिली थी। उनको सिर्फ 12 ही रचनाएं मिली थी। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे उस समय, जैसे आज तो हमारे शोध ग्रंथों की संख्या शायद हिंदी साहित्य में लाखों होगी, लाखों नहीं तो हजारों, 100% है, ठीक है ना। लेकिन उस समय शोध जो किए गए थे वो 1 या 2 ही किए गए थे हिंदी साहित्य पर, शोध ग्रंथ जो लिखे गए थे। तो इसलिए क्या है, इनको इतनी रचनाएं उपलब्ध नहीं हुई थी, सिर्फ 12 रचनाएं उपलब्ध हुई थी। इनमें से इन्होंने कहा कि बिसलदेव रासो, विद्यापति की पदावली और अमीर खुसरो को छोड़कर शेष जो है वो 9 की 9 रचनाएं क्या है? वीर रस से पूर्ण है। इसलिए इन्होंने इसका नाम वीर गाथा काल रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? वीर गाथा काल, ठीक है। फिर आता है प्रथम 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इनके बारे में यह पूछा जाता है कि साहित्यिक पुस्तकें और देश भाषा काव्य की पुस्तकें, 2 प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक कि साहित्यिक पुस्तकों की श्रेणी में किसे रखा है, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक पुस्तकें किन्हें कहा है, साहित्यिक पुस्तकें किन्हें कहा है और देश भाषा काव्य की पुस्तकें किन्हें कहा है। तो मैंने क्या लिखा है? प्रथम 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं, अन्य सभी देश भाषा काव्य की पुस्तकें हैं। तो प्रथम 4 कौन सी है वो इसलिए मैंने अलग से लिखा था, इस क्रम जो चेंज किया था ये है। विजयपाल रासो, ये क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकें, साहित्यिक पुस्तकें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। एक है विजयपाल रासो और दूसरी है हमीर रासो, तीसरी है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। बहुत ही आसान है। किस तरह से? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, 4 ही रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये क्या है? साहित्यिक पुस्तकें। बाकी सारी की सारी क्या है? नाम तो हमें याद ही है। बाकी सभी की सभी क्या है? देश भाषा काव्य है। बाकी सभी को क्या नाम दिया है? देश भाषा काव्य की पुस्तकें, देश भाषा काव्य की पुस्तकें माना है। तो ये 4 है, विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है खुमान रासो, उसके बाद बाकी की रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो काल विभाजन है ये है आदिकाल 1000 से लेकर 1400 ईस्वी, लगभग डॉक्टर जो आचार्य शुक्ल का है वही काल विभाजन लगभग इन्होंने किया है। बस अंतर है तो ईस्वी और सन का ही अंतर, ईस्वी और विक्रमी का ही अंतर हम मान सकते हैं, ठीक है ना। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ठीक है ना। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया है? शुक्ल का क्या है? ईस्वी की बात करें तो 993 से लेकर, ठीक है ना, 993 से लेकर 1300 समथिंग हो जाता है। और उसके बाद ये 1400 से लेकर 1700 तक, वो भी 1375 से लेकर 1700 है, तो लगभग सेम है। आदिकाल 1000 से लेकर 1400 ईस्वी,
भक्ति काल 1400 से लेके 1700 ईस्वी, रीति काल 1700 से लेके 1900 ईस्वी और आधुनिक काल 1900 से आज तक। ये इनका काल विभाजन है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। 1000 से 1400 इनका कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इनका जो काल विभाजन है वो इतना नहीं पूछा जाता है। काल विभाजन जो है वो रामकुमार वर्मा का पूछा जाएगा, जॉर्ज ग्रेसन का भी पूछा जा सकता है, रामचंद्र शुक्ल का तो पूछा जाएगा। उसके अलावा जो नए वाले हैं उनका पूछा जा सकता है, गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र वाला है, ये सारे पूछे जा सकते हैं। कुछ और नाम भी आएंगे, आगे देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ठीक है ना, ये 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। नॉर्मली सभी ने 4 ही भागों में बांटा है। 4 भाग की बात करें तो सभी ने कौन से 4 भागों में बांटा है? वो 4 भाग हैं आदिकाल, ठीक है ना, प्रमुख रूप से ये, बाकी उपविभाजन जरूर किए हैं, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब इन्होंने भी यही बांटा है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। बस ये जो आदि काल है इसके इन्होंने 2 भाग कर दिए, एक भाग है संधि काल और दूसरा है चारण काल। इनका जो काल विभाजन है वो डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वही है, सिर्फ आदि काल के 2 पार्ट किए हैं। वो कैसे कर दिए? 750 से लेकर 1000 ईस्वी और 1000 से लेकर 1375 ईस्वी। आगे का जो है वो एकदम डिटो बिल्कुल वही है। 1375 से 1700 ईस्वी यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, 1700 से 1900 ईस्वी यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आधुनिक काल 1900 से यही रामचंद्र शुक्ल का है। तो सेम ही है बिल्कुल बाकी के जो काल विभाजन है। इनका जो काल विभाजन है, साहित्य जो है वो आपको पता ही है कौन सा था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कब लिखा गया था? जो लिखा गया था 1938 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1938 ईस्वी में। कब तक है वो? 1693 ईस्वी तक ही लिखा गया है। कब तक लिखा गया है? 1693 ईस्वी तक ही लिखा गया है। और कहाँ तक लिखा गया है? कहाँ तक की बात करें तो कृष्ण काव्य तक ही लिखा गया है। कहाँ तक लिखा गया है? कृष्ण काव्य तक ही लिखा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। अब आते हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र पर। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास हम सभी पढ़ते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, यहाँ तक ठीक है। अब डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था कि आदिकाल की बात करें तो 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। इसके पीछे कारण ये था कि डॉक्टर नगेंद्र ये मानते थे कि कोई भी, ठीक है ना, कोई भी जो धारा है, साहित्य की कोई भी जो धारा है वो क्या अचानक से नहीं बदल जाती है। उसे बदलने में कम से कम 50 वर्ष का समय अवश्य लगता है। उसे बदलने में कम से कम 50 वर्ष का समय अवश्य लगता है। उस दौरान वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। अचानक से हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये काल है तो इतना आसान नहीं होता। इस एकदम से वो जो विचारधारा है वो बदलती नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि अचानक तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या चल रहा था? भक्ति काल चल रहा था। कहाँ तक? 1375 से लेके 1700 तक तो भक्ति काल चल रहा था। अब 1700 में अचानक क्या हुआ? रीति काल आ गया। रचनाओं का जो क्रम था, जो तरीका था, जो लिखने का था, वो अचानक से बदल गया। एकदम से सभी को सूचना मिल गई कि भैया कल से क्या करोगे, तुम रीति से संबंधित रचनाएं लिखोगे। अब भक्ति वाला जमाना निकल गया, ऑर्डर आए हैं ऊपर से प्रधानमंत्री के, तो रीति काल की रचनाएं करोगे, सभी रीति से संबंधित रचना ही की जाएगी। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि कम से कम 50 वर्ष का समय लगता है। इसलिए इन्होंने मध्य रखा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक। तब 7वीं शताब्दी का मध्य क्या होता है? लगभग 650 ईस्वी से लेकर 14वीं शताब्दी का मध्य क्या हुआ? 1350 ईस्वी, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन 650 कहेंगे नहीं, कहेंगे तो फिर वही बात होगी। 650 मतलब 49 तक तो क्या चल रहा था? भक्ति काल, सॉरी
कोई जो दूसरी भाषा थी, और 650 में अचानक हिंदी भाषा आ गई। अब 1350 तक तो क्या चल रहा था, अचानक से आदिकाल चल रहा था, और 51 से अचानक भक्ति काल आ गया था। ऐसा नहीं है, इनका कहने का मतलब यह था कि 650 से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक, 7वीं शताब्दी के मध्य तक का कहने का मतलब है 600 से लेके 650 से 650 से लेकर और उधर 7वीं शताब्दी के मध्य मतलब 14वीं शताब्दी के मध्य मतलब 1300 से लेके 1350 तक जो है, ठीक है ना। फिर 1350 से लेके 1400 से लेके 1350 से 1400 से लेके आगे तक, इस तरह से, ठीक है ना। तो अपने को सिर्फ ये बात याद रखनी है कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। फिर भक्ति काल आ जाता है, तो वो 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक। फिर 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक। फिर 19वीं शताब्दी से आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने आगे भागों में बांट दिया। आधुनिक काल की बात करें तो इन्होंने पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल नाम दिए। क्या नाम दिए? पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल नाम दिए। पुनर्जागरण काल नाम किसे दिया, यह भी पूछा जा सकता है। तो किसे दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल नाम से किसे संबोधित किया था? तो भारतेंदु काल को दिया था। और जागरण सुधार काल की बात करें तो द्विवेदी युग को उन्होंने जागरण सुधार काल था। आधुनिक काल को इन्होंने इतने भागों में बांटा था। पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु युग था, ठीक है ना, 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक। 1857 से लेके जो 1868 ईस्वी तक का काल था उसे इन्होंने संक्रांति काल नाम दिया था, या पुनरुत्थान काल नाम भी दिया था। उसके बाद जो है भारतेंदु काल नाम आता है। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग था, 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक। 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक। फिर आता है छायावाद। छायावाद की बात करें तो 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक माना है। अब ये तो मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि अधिकतर जो है अब इन्होंने माना है तो हमें यही मानना पड़ेगा। वैसे तो प्रगतिवाद जो है 1936 से ही प्रारंभ हो जाता है, सभी यही मानते हैं। प्रमाणिक जो है वो प्रगतिवाद जो है 1936 से ही माना जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक माना है। ऐसा कहा जाता है कि छायावाद जो था 1918 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1918 में प्रसाद की, ठीक है ना, और क्या नाम है, निराला की और पंत की बहुत सी जो कविताएं हैं 18 में आनी शुरू हो गई थी इसलिए। और 35 में कमायनी, 1935 में प्रसाद का जो है देहांत हो गया था, ठीक है ना, और 1935 में ही कमायनी आई थी, तो इसलिए 1936 में क्या माना जाता है? प्रगतिवाद माना जाता है, और छायावाद का अंत माना जाता है 1936 तक, ठीक है ना। और उधर जो है प्रगतिवाद का साहित्य सम्मेलन हुआ था 1936 में, ठीक है ना, और प्रगतिशील लेखक संगठन की स्थापना भी हुई थी 1936 में, इसलिए प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से माना जाता है। लेकिन उन्होंने 1938 तक माना है। छायावाद के बाद के काल को इन्होंने फिर बांटा है कि उत्तर छायावाद काल, ठीक है ना, उत्तर छायावाद काल नाम से। जो उत्तर छायावाद काल नाम दिए उसके अंदर दो काल नाम दे दिए, प्रगति प्रयोग काल, ठीक है ना, प्रगति प्रयोग काल, तो उसको इकट्ठा ही दे दिया 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल की बात करें तो इन्होंने क्या नाम दिया है? प्रगति छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी, 1938 से 1953 ईस्वी। फिर नवलेखन काल 1954 से आज तक, ठीक है ना। क्या नाम दिया है? नवलेखन काल। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवलेखन काल का प्रयोग किसने किया था, ठीक है ना। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नई कविता के लिए, नई कविता के लिए, नई कविता के लिए नवलेखन काल का नाम का प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। कब लिखा गया था? डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया था। सह संपादन डॉक्टर हरदयाल थे। कब किया था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में संपादित हुआ था। इसमें लगभग जो है 25 जो साहित्यकार थे, 25 साहित्यकार थे, 25 साहित्यकार थे, ठीक है ना। 25 साहित्यकारों की अलग अलग जो है इसके अंदर जो है संपादन किया, मतलब सहयोग लिया गया है और उनकी ही मतलब कालखंडों में उन्होंने इसको लिखा है। इन्होंने केवल संपादित किया, उन्होंने लिखा, इनको उनको उठाकर काट छाट कर उनको संपादित किया था। तो उसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको।
इसके बाद आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इसके बाद हमारे आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास आदि युग बाबू श्याम सुंदर दास है। इन्होंने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा ही काल विभाजन किया था। जैसे इनका काल विभाजन की बात करें तो आदि युग हो गया, इसी को इन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। पूर्व मध्य युग हो गया, इसको भक्ति काल कहा है। उत्तर मध्य युग हो गया, रीति काल, आधुनिक युग, नवीन विकास काल। बस एक ये नवीन विकास काल ही अलग है, बाकी आदि युग, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग, आधुनिक युग, ये युग उन्होंने आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल का है, ये उन्होंने युग कह दिया, ठीक है ना। और विभाजन जो है वो ये 1050 से ये 1400 विक्रमी संवत आ गया। जैसे शुक्ल का 1050 से 1375 था और 1375 से 1700 था, वही ये 1400 से 1700 हो गया। अब इसी शुक्ल और नगेंद्र के बीच का इसे काल विभाजन जो है मान सकते हैं। बस इतना ध्यान रख लेना है कि इसका जो है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आपको याद रखना है क्या है, 1050 से 1375 विक्रमी संवत 1050 से 1375, फिर 1375 से 1700, 1700 से 1900 ऐसे है, ठीक है ना। और 1900 से अद्यतन कह सकते हैं या 1928 तक कह सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से बाकी वही क्रम रहेगा। अब श्याम सुंदर दास की बात करें तो 1050 से 1400, 1375 की जगह 1400 आ गया, फिर 1400 से 1700, बस फिर आगे वही चलेगा, ठीक है ना। 1700 से 1900, 1900 से आज तक, ठीक है ना। उसके बाद जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनका भी इसी तरह का है कि उन्होंने ईस्वी का प्रयोग किया 1000 से 1400 ईस्वी, फिर 1400 से 1700 ईस्वी और फिर 1700 से 1900, फिर वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला काल विभाजन आ जाता है। एक है ये श्याम सुंदर दास। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल, आदिकाल की बात करें तो संवत 1000 से 1400 तक, आदिकाल की बात करें तो संवत 1000 से 1400 तक, ठीक है ना, विक्रमी संवत। तो ये वही उसी की कॉपी मान लो, बस यहाँ संवत है, वहाँ क्या है, ईस्वी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल दोनों नाम दिए हैं इन्होंने, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल, रीति काल को इन्होंने क्या कहा है, श्रृंगार काल भी कहा है। रीति काल को इन्होंने क्या कहा है, श्रृंगार काल। अगर पूछा जाए कि रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है तो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही आते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है तो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही आते हैं। अलग से स्पेशल अगर श्रृंगार काल नाम पूछा जाए तो वही माना जाएगा। और उसके अलावा अगर ऐसा पूछा जाए कि इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल भी कहना चाहे तो कह सकता है, ऐसा किसने कहा है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कहाँ कहा है ये भी मैं बता दूं आपको कि कहाँ कहा है। ज़्यादा टाइम नहीं खा लेंगे आपका अगर पहले में मिल गया, क्योंकि शुरुआत में ही है। सबसे पहले जैसे ही शुरू होता है रीतिकाल, वहीं शुक्ल का यही कथन आता है। ठीक है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सही है। आधुनिक काल या गद्य काल, ठीक है ना। ये आधुनिक काल, गद्य काल, ये नाम किसने दिए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही कहा था, आधुनिक काल और गद्य काल। काल वही है, बस ये संवत दे रखे हैं, ठीक है ना। 1000 से 1700 वही, ज़्यादा अंतर नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, पहले कौन थे, करवा दिया क्या नगेंद्र, डॉक्टर राम खिलावन पांडे। अब एक बंदा और आ गया हमारे सामने बंदे के विद्वान से, संक्रमण काल। तो आदि काल को संक्रमण काल किसने कहा था तो राम खिलावन पांडे ने। किसने कहा था, राम खिलावन पांडे ने क्या कहा था, संक्रमण काल। सन 1000 से लेकर 1400 ईस्वी, सन 1000 से 1400 ईस्वी किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 1401 से 1600, 1601 से, बस ये थोड़ा बहुत अंतर है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इनका 1400 से लेके 1600 तक ही है, बाकी सारे 1700 तक जाते हैं, लेकिन इनका 1600 पर ही गाड़ी अटक जाती है। और उसके बाद 1601 से 1800, 1800 से 1900, ये अलग ही सिस्टम है इनका। और नाम भी बिल्कुल अलग है, डॉक्टर राम खिलावन पांडे। पहले का नाम है संक्रमण काल, फिर है संयोजन काल,
फिर है संवर्धन काल, फिर है संचयन काल। ठीक है ना, ध्यान लगा ले और याद रख ले। डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम खिलावन पांडे संक्रमण काल है, संयोजन काल है, संवर्धन काल है और संचयन काल है। पिछली वीडियो में बहुत से विद्यार्थियों ने ऐसा कहा कि सर आप चाहे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सबकी मैराथन लगा दो, चाहे एक ही क्लास में सारे याद करवा दो, सारा करवा दो, चाहे हम तैयार बैठे हैं करने के लिए। तो जल्दी ही आपकी इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है ना, ऐसी क्लास लेके आऊँगा जिसके अंदर अपने काफ़ी सारा सिलेबस जो है एक साथ ही कवर हो जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और इस चीज़ में मैं कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस कमेंट करते रहे, कमेंट थोड़ा सा कंजूस हो जाते हैं आप लोग। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह इन्होंने किस तरह से बांटा है ये देख लीजिए। डॉक्टर बच्चन सिंह का क्या था? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास यही था क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास एक था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल सही, यही था आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इन्होंने बांटा है पहले अपभ्रंश काल, जिसको आदिकाल कहते हैं, इसको उन्होंने क्या नाम दिया है? अपभ्रंश काल नाम दिया है। जिसको हम भक्तिकाल कहते हैं उसको इन्होंने भक्तिकाल नाम दिया है। आदिकाल नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं पहले पढ़ाकर जा चुका हूं कि आदिकाल नाम जो है, बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि आदिकाल नाम जो है वो भ्रामक है। आदिकाल नाम जो है वो भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। तो आदिकाल नाम है वो उन्होंने विरोध किया था, आलोचना की थी आदिकाल नाम की, और उन्होंने उसको नाम दिया था अपभ्रंश काल। क्या नाम दिया था? अपभ्रंश काल। और भक्ति काल के लिए जैसे जो नाम दिया था पूर्व मध्य काल, तो उसकी भी आलोचना उन्होंने की थी कि पूर्व मध्य काल कहना उचित नहीं है, भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा जाए, पूर्व मध्य काल कहने का क्या औचित्य है। ठीक है ना। फिर आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल के संबंध में उन्होंने अलग अलग भेद किए थे। जब ऐसे आता है कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो बच्चन सिंह जी कहते हैं कि रीतिकाल का कोई कवि होके रीति मुक्त कैसे हो सकता है। ठीक है ना, रीति का कहीं ना कहीं तो अनुसरण उसने किया है, इसलिए वो रीतिकाल में आता है। अगर वो रीति से मुक्त है तो फिर वो रीतिकाल का कवि कैसे हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए उन्होंने जो अपना जो थोड़ा सा नाम है वो बदल दिया। उन्होंने कहा कि रीतिबद्ध की जगह बद्ध रीति, मतलब वो रचनाकार जो रीति से बंधे हुए हैं वो बद्ध रीति, लेकिन वो रचनाकार जिसने रीति को मुक्त रूप से प्रयोग किया वो मुक्त रीति। तो उन्होंने रीतिकाल को दो भागों में बांट दिया, बद्ध रीति और मुक्त रीति। ठीक है ना, जिसको हम ऐसे कहते हैं ना कि रीति बद्ध और रीति मुक्त, उसका उन्होंने उल्टा नामकरण कर दिया कि बद्ध रीति और मुक्त रीति। ठीक है ना, ये दो नाम उन्होंने दिए। और इसके पीछे उन्होंने कारण क्या बताया? कारण यही बताया कि रीतिबद्ध तो ठीक है, लेकिन रीति मुक्त, रीति काल का कवि होके कोई रीति मुक्त कैसे हो सकता है? हाँ, कम ज्यादा हो सकता है कि किसी ने रीति का अनुसरण ज्यादा किया, किसी ने कम किया, तो उसी तरह से बद्ध रीति और मुक्त रीति तरह से। ठीक है ना, नामकरण। फिर आता है आधुनिक युग, फिर आता है आधुनिक युग आता है। अब इसके उन्होंने विभाग किए, क्या किया? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल के उपभाग क्या बताए उन्होंने? अपभ्रंश काल के उन्होंने उपभाग बताए कि हिंदी भाषा, जाति और साहित्य। पहला जो अध्याय है हिंदी भाषा, पहले किसका वर्णन करते हैं? वो हिंदी भाषा, जाति और साहित्य का। फिर अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। फिर श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। फिर प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि। इस तरह से इन्होंने आदिकाल के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। आदिकाल नाम नहीं दिया, उन्होंने अपभ्रंश काल नाम दिया उसमें हिंदी भाषा के बारे में, क्योंकि अपभ्रंश नाम उन्होंने हिंदी की वजह से दिया है कि इस समय जो काल था अपभ्रंश का काल था, या अपभ्रंश की रचनाएं अधिक थी, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश नाम दिया है। फिर वो भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल की बात है तो 1400 से लेकर 1650 ईस्वी मानते हैं। 1400 से लेकर 1650 ईस्वी मानते हैं। नगेंद्र भी लगभग यही मानते हैं। भक्ति आंदोलन, निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ये किसको लेते हैं? संत और सूफी काव्य को, और प्रवर्ती संत। संत और सूफी काव्य और प्रवर्ती संत। सगुण काव्य धारा,
ठीक है, ये इतना ही लेते हैं इसके अंदर। सगुण के अंतर्गत राम और कृष्ण आ ही जाते हैं। फिर रीतिकाल, रीतिकाल की बात करें तो 1650 से लेके 1857 तक इन्होंने माना है। याद रख लेना कहां तक माना है, 1650 से लेकर 1857 तक, 1650 से लेकर 1857 तक रीतिकाल माना है। ये काल विभाजन जरूर याद रखना, सबके अलग अलग इकट्ठे हो जाने पर समस्या क्रिएट हो जाती है। नामकरण, सामंती परिवेश और प्रेरणा स्रोत। परिवेश और प्रेरणा स्रोत क्या थे उनकी रचनाओं के? बद्ध रीति काव्य, इसी को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, रीति चेतस, काव्य चेतस और अन्य। रीति चेतस, काव्य चेतस और अन्य। मुक्त रीति काव्य को अभिजात वर्ग और स्वच्छंद काव्य धारा, अभिजात वर्ग और स्वच्छंद काव्य धारा। हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, रीतित्र काव्य, वीर काव्य, भक्ति काव्य। रीति के अलग जो काव्य है वो वीर काव्य, भक्ति काव्य, प्रेमाख्यान काव्य और नीति काव्य, इनका वर्णन भी किया है। क्योंकि जो प्रेमाख्यानक थे वो रीति काल, इस काल में भी लिखे गए थे। हम उनका वर्णन प्रेमाख्यान या प्रेमाश्रय शाखा में ही कर जाते हैं, लेकिन इन्होंने अलग से, जैसे यहाँ काल के हिसाब से काल विभाजन किया है, तो यहाँ उन्होंने उनका वर्णन किया है कि रीति के अलावा जो काव्य था वो वीर काव्य था, भक्ति काव्य था, प्रेमाख्यानक थे और नीति काव्य था। आधुनिक युग, आधुनिक युग की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल अलग है, ध्यान लगा लेना। आधुनिक युग की बात करें तो उन्होंने 1857 से लेकर 1920 ईस्वी तक के काल को नवजागरण काल कहा है, नवजागरण युग कहा है। ये नवजागरण युग 1920 का मतलब हुआ, इसमें क्या हुआ, भारतेंदु युग, इसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। एक बात और बीच में बता दूं कि कई बार क्या है कि बच्चे जो है इसी पर मैसेज करते रहते हैं, तो अचानक से एकदम से कोई भी समस्या हल नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया नहीं है। पढ़ाने को तो मैंने पढ़ाना था इसलिए मैं पढ़ाने लग गया, लेकिन बाकी सुविधाएं जो होती हैं वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो अचानक से आप मैसेज करते हो कि ये हो गया वो हो गया, तो ऐसे कोई नहीं है। आपके साथ किसी प्रकार का अगर किसी ने टेस्ट सीरीज ली है और उसको लग रहा है कि वो टेस्ट अलग प्रकार के चाहिए थे, उस प्रकार के उसको नहीं है, मतलब कहने का मतलब मैंने तो बहुत कुछ दिया है अपने तरीके से, ठीक है ना, बहुत अधिक सुविधा दी है। फिर भी जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी को आप किताब दे रहे हो 100 रुपये में, एक पूरी हिंदी साहित्य का इतिहास दे रहे हो, और किसी को चाहिए भी 1 वीक सीरीज चाहिए, तो फिर वो 1 वीक सीरीज ही चाहिए। वो गलती से कहीं किताब ले रहा है तो उसको लगेगा कि सर मैंने तो 1 वीक सीरीज लेनी थी, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे जैसे 1 वीक सीरीज चाह रहे थे और मैंने टेस्ट सीरीज के रूप में उनको पूरी किताब दी है, तो फिर भी कोई समस्या नहीं है, यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं है। 63 771 24 802 पर आप मैसेज करें, ठीक है ना, और वहां पर जल्द ही आपका मैसेज देख लिया जाएगा और फिर आपसे बात कर ली जाएगी। ज़्यादा ही कोई अगर है असहाय है तो पैसे वापस कर दूंगा मैं अपनी तरफ से, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो नवजागरण युग, इसमें उन्होंने क्या लिया, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों को। अब ऐसा आ जाए कि नवजागरण युग किसने कहा था? आधुनिक काल के जो प्रारंभिक काल है उसको नवजागरण युग, या नवजागरण युग की समय सीमा क्या थी? तो 1857 से 1920 ईस्वी। लेकिन इसी 1857 से लेकर 1918 ईस्वी तक का जो काल था, ठीक है ना, 1918 ईस्वी तक का जो काल था उसको डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल। क्या नाम दिया था? पुनर्जागरण काल और जागरण सुधार काल। पुनर्जागरण काल में तो भारतेंदु काल था और जागरण सुधार काल के अंदर द्विवेदी युग था, लेकिन बच्चन सिंह ने उनको इकट्ठा ही कर दिया 1857 से लेकर 1920 ईस्वी। इन्होंने जो है द्विवेदी युग की समय सीमा 1920 ईस्वी मानी है। स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद में इन्होंने क्या कर दिया? प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, सॉरी, छायावाद व प्रगतिवाद, छायावाद व प्रगतिवाद, छायावाद व प्रगतिवाद को एक साथ ही कर दिया। और इन्होंने भी समय सीमा थोड़ी अलग मान ली है। उन्होंने 1857 से लेके 1918, 1918 से 1938 मानी है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने? डॉक्टर
नगेंद्र ने मानी है, ठीक है ना। और इन्होंने इसकी 1920 से लेकर 1938 छायावाद और प्रगतिवाद को स्वच्छंदतावाद के अंतर्गत ही मान लिया है। उत्तर स्वच्छंदतावाद में 1938 के बाद का 1938 के बाद का जो है, अच्छा प्रगतिवाद नहीं माना, सॉरी, ठीक है ना, काल की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, सिर्फ छायावाद को ही माना है, ठीक है ना। और 1938 से प्रगतिवाद का प्रारंभ माना है और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को उत्तर स्वच्छंदता काल में स्थान दिया है। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को उत्तर स्वच्छंदता काल में स्थान दिया है। तो स्वच्छंदतावाद किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहा है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को नवजागरण युग कहा है, और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को जो है उत्तर स्वच्छंदतावाद कहा है। अब इससे भी धांसू नामकरण वाले आ रहे हैं गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने कहा था कि मैं जो है अपना काल विभाजन जो है वैज्ञानिक करने जा रहा हूं, वैज्ञानिक काल विभाजन। अगर वैज्ञानिक पद्धति से लिखा हुआ काल विभाजन मानते हैं तो वो गणपति चंद्रगुप्त का ही माना जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे पीछे भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि वो कहते हैं कि मतलब जैसे भक्ति काल है, भक्ति काल को सिर्फ भक्ति काल कह देना, भक्ति काल को सिर्फ भक्ति काल कह देना, रीति काल को सिर्फ रीति काल कह देना, ये वैसे ही है जैसे एक टोकरी में 50 आम हैं, 20 केले हैं और 10 संतरे हैं और हमने उसको आम की टोकरी कह दिया। तो ये क्या है कि किसी कहीं ना कहीं जो है जो केले हैं और जो संतरे हैं उनका कहीं ना कहीं जो है भी अवहेलना हुई है या उनका जो महत्व है वो कम हुआ है, ठीक है ना। अब केला और संतरा उनका व्यक्तिगत रूप से तो कोई महत्व, वो क्या कोई संतरा है जो फल के रूप में हम देखें तो वो क्या आम से कहीं कम है? नहीं है, ठीक है ना। केला कहीं आम से कम है? नहीं है, समान है। तो इतनी महत्व की, बराबर के महत्व की चीज होती है, बस संख्या में ज्यादा थी इसलिए उसका नाम वो दे दिया, और वो संख्या में कम है तो क्या संख्या में कम होने से सारे इग्नोर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसी बात को उन्होंने कहा था कि मैंने इसका विभाजन, जो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि मैंने इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया है और मेरी जो पद्धति है वो विकासवादी पद्धति है, उसी के अनुसार उन्होंने ये काल विभाजन किया था। उस बात को वो कैसे लिखते हैं उस दिन भी पढ़ के सुनाया था मैंने पीछे, आज मैं फिर आपको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से ये वैज्ञानिक पद्धति है। इतिहास का संबंध अतीत की व्याख्या से है तथा प्रत्येक व्याख्या के मूल में व्याख्या का दृष्टिकोण अनुस्यूत रहता है। समझ रहे मेरी बात को ना, ठीक है। इतिहास का संबंध जो है वो अतीत की व्याख्या से है, इतिहास का संबंध हमेशा अतीत की व्याख्या से है तथा प्रत्येक व्याख्या के मूल में व्याख्याता का दृष्टिकोण रहता है। प्रत्येक व्याख्या के मूल में व्याख्याता का दृष्टिकोण अनुस्यूत रहता है। प्रस्तुत इतिहास में प्रयुक्त दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संज्ञा दी जा सकती है। जो उनका दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। तो पद्धति तो तात्पर्य क्या है? दृष्टिकोण, पद्धति, ठीक है ना। तो उनकी जो पद्धति थी वो वैज्ञानिक पद्धति थी। दृष्टिकोण के अनुसार किसी पुष्ट सिद्धांत या प्रतिष्ठित नियम के आधार पर वस्तु की तथ्यपरक, सर्वांगीण एवं बौद्धिक व्याख्या सुस्पष्ट शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। क्या है? दृष्टिकोण के अनुसार ही, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो वो वैज्ञानिक पद्धति से ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेगा। वो क्या कह रहे हैं कि दृष्टिकोण के अनुसार ही किसी पुष्ट सिद्धांत या प्रतिष्ठित नियम के आधार पर वस्तु की तथ्यपरक, सर्वांगीण एवं बौद्धिक व्याख्या सुस्पष्ट शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः इस कृति के प्रथम खंड में प्रस्तुत साहित्य के विकासवादी सिद्धांत ने मेरे निजी चिंतन पर आधारित है, विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। फिर वो बात भी एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए यदि टोकरी में, वो कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने प्रत्येक युग की, ठीक है ना। अगर ये किताब देख के बताना, अगर बुरा लगे तो भी बता देना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एकदम प्रॉपर जो है जानकारी मिले, आपकी समझ जो है उस तरह से, ठीक है ना।
हिंदी साहित्य का प्रचलित काल विभाजन एवं उसके विभिन्न युगों का नामकरण किसी निश्चित सिद्धांत पर आधारित न होने के कारण अनेक असंगतियों से युक्त है, जिन्हें देखते हुए मैंने उसे नया रूप देने का प्रयास किया है। संक्षेप में मैंने समस्त हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में बांटा है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 कालखंडों में ही बांटा है, उसके आगे उपविभाजन किए हैं। पूर्ववर्ती इतिहासकारों ने प्रत्येक युग की एक प्रवृत्ति को प्रमुखता देते हुए, अब ये पूर्ववर्ती इतिहासकारों की बात करें, आधार पर उसका नामकरण कर दिया, जिससे उस युग की अन्य प्रवृत्तियां सर्वथा उपेक्षित हो गई। जो अन्य प्रवृत्तियां, जैसे भक्ति काल था, एक प्रवृत्ति भक्ति को देखकर उसका नामकरण दे दिया, तो दूसरी प्रवृत्तियां, तो यदि भक्ति काल के अंदर वीर काव्य भी लिखे गए थे, श्रृंगार काव्य भी लिखे गए थे, नीति काव्य भी लिखे गए थे, तो उनकी कहीं न कहीं जो है उपेक्षा हुई है। ठीक है, संभव है इससे अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को सुविधा रही हो, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रयास एकांगी एवं अधूरेपन का सूचक है। प्रमुख प्रवृत्ति को प्रमुख स्थान देना तो उचित है, किंतु गौण प्रवृत्तियों की सर्वथा उपेक्षा करना, उन्हें गौण स्थान भी न देना अनुचित है। बिल्कुल सही बात है भैया। उदाहरण के लिए यदि टोकरी में 50 आम हैं, 20 केले हैं और 10 संतरे हों, तो प्रमुखता के आधार पर उसे आम की टोकरी कहना अवैज्ञानिक है। वैज्ञानिक दृष्टि से फलों की टोकरी कहना उचित होगा। ठीक है ना। भक्ति काल, रीतिकाल जैसी संज्ञाएं पहले प्रकार के दृष्टिकोण की सूचक है, तो ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। बाकी हम यहाँ पढ़ेंगे, देखते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। आराम से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे और डट के पढ़ेंगे और डट के याद करेंगे और रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी, 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। 1184 ईस्वी में एक रचना थी जिसका नाम था भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना कब हुई थी? ये जैन काव्य से संबंधित रचना थी। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना हुई थी 1184 ईस्वी में। इसी को इन्होंने प्रथम रचना माना था और यहीं से इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना है। इसके रचनाकार की हम बात करते हैं, इसके रचनाकार की हम बात करते हैं तो रचनाकार थे शालिभद्र सूरी। कौन थे? शालिभद्र सूरी जो है वो इसके रचनाकार थे। कौन थे इसके रचनाकार? शालिभद्र सूरी जो है वो इसके रचनाकार थे। यहीं से प्रारंभ माना जाता है और 1350 तक। मध्यकाल की बात करें तो 1350 से 1857 ईस्वी, बिल्कुल सही, 1857 ही मान रहे हैं अधिकतर लोग। फिर आधुनिक काल की बात करें तो 1857 से आगे का। इन कालखंडों में विकसित काव्य परंपरा, इन कालखंडों में कौन कौन सी काव्य परंपरा विकसित होती थी उसका उन्होंने वर्णन किया है। कि प्रारंभिक काल की हम बात करते हैं, किस काल की बात करते हैं प्यारे बच्चों? प्रारंभिक काल की बात करते हैं तो धार्मिक रास काव्य परंपरा, धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। ठीक है ना। प्रारंभिक काल, धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। प्रारंभिक काल के अंदर 2 ही परंपराएं आएंगी, धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। ये 2 परंपरा इन्होंने प्रारंभिक काल के अंतर्गत रखी है। फिर आता है ये टेस्ट सीरीज है, शायद आज लास्ट दिन है, पता नहीं निकल गई, मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं ये महा ऑफर है। 99 रुपये में टेस्ट सीरीज है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि शुक्ल के 50 टेस्ट है। ठीक है ना, मिलेंगे। अभी 25 एक हैं, विस्तार से बता दूं ताकि गलती ना हो। वीडियो टेस्ट है, जैसे मैं वीडियो में व्याख्या कर रहा हूं वैसे ही वहाँ क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन की व्याख्या की गई। यूट्यूब पर आप मेरे टेस्ट देख सकते हैं। नगेंद्र के 50 टेस्ट हैं, प्रत्येक के सिर्फ 99 रुपीज़ है। व्याख्याता के 100 टेस्ट मिलेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट मिलेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम के। ठीक है ना, 100 टेस्ट मिलेंगे। हो सकता है 60 अभी हो, 40 फिर मिल जाएंगे, ज़्यादा भी होंगे। वरिष्ठ अध्यापक के 100 टेस्ट मिलेंगे कम से कम। नेट सेट के साहित्य के 50 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है ना। व्याख्यात्मक आप टेस्ट ही पढ़ोगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के लगभग 50 टेस्ट है सिर्फ हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है ना। आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा हिंदी साहित्य के इतिहास ही याद हो गया पूरा का पूरा। फिर आता है मध्यकाल। अभी एक बार फिर से पढ़ लेना, बीच में डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। ठीक है ना। प्रारंभिक काल, धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। एक मुझे एक बात बता दो, आप ना एक चीज पर कमेंट आपको जरूर करना पड़ेगा, और किसी पर करो ना करो, वो ये है कि एक आप 63,771
24,802 पर, ठीक है ना, आज है 4 तारीख, अगर 5 तारीख से मैं लाइव आना चाहूं तो क्या आप पहुंचोगे लाइव? तो यहां यस लिखकर आप कह सकते हो, ठीक है ना, और अपना मैसेज कर सकते हो। ये जरूर करें क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि लाइव ही हो जाए और मैं जो पढ़ाऊंगा वो इस तरह से पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत हो जाए। मुझे मतलब इच्छा तो सभी को होती है कि हाँ भी ठीक है कुछ चीज़ों की, क्योंकि इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने सोचा है तो उसी तरीके से मैं काम करूँगा और मेरा जो तरीका यही रहेगा कि मैं इस तरह से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप पढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते वो बात अलग है, प्रेरित मैं लगातार करता रहूँगा, प्रयास भी करूँगा। मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगे कि हाँ सर जो है ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, रोज़ाना हमसे मिलते हैं, हर छोटी बड़ी बात हम उनसे शेयर कर सकते हैं और वो उन समस्या का हल भी निकालने का प्रयास करेंगे। हर छोटी बड़ी बात हो, हर तरीका अपनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर हो तो हर तरह से ऐसे वीडियो बनाई और ओके, नहीं, मैं वो हर तरीका अपनाऊंगा कि जिससे आपका चयन हो, ऑफलाइन की तरह बिल्कुल। जैसे आपको लगेगा कि हाँ मैं आपसे अक्सर रोज़ ही आप मेरी क्लास में आते हो और मेरी आपसे बातचीत होती है, ठीक है ना। इस तरीके से ही मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ। चलो चलते हैं। प्रारंभिक काल धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा, ठीक है ना। प्रारंभिक काल धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा। मध्यकाल की 11 धाराएं थी, मध्यकाल में 11 धाराएं, इनके अनुसार गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार मध्यकाल में 11 धाराएं चल रही थी। कौन कौन सी चल रही थी? तो उनको 3 भागों में बांटा है। किसके में? धर्माश्रय में विकसित 11 धाराएं 3 भागों में विभाजित थी। धर्माश्रय में विकसित, राजाश्रय में विकसित और लोकाश्रय में विकसित, 3 प्रकार की काव्य धाराएं थी, ठीक है ना। अब धर्माश्रय में विकसित कौन कौन सी थी? मतलब जो धर्म पर आधारित थी, ऐसी काव्य धाराएं जो धर्म पर आधारित थी, धर्म को लेकर चल रही थी। तो एक तो संत काव्य परंपरा आ गया, बिल्कुल सही है, निर्गुण और ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है ना। निर्गुण या ज्ञानाश्रयी शाखा नाम भी दिया है, संत काव्य परंपरा। दूसरी पौराणिक गीति परंपरा, कृष्ण भक्ति काव्य, पौराणिक गीति परंपरा जो धर्म से संबंधित है। इन्होंने कालक्रम का नहीं ध्यान रखा, इन्होंने उस तरह से बांट दिया अलग अलग, ठीक है ना। इस काल के अंदर पूरे काल को रख के और उनको अलग अलग विभाजित कर दिया है, ठीक है ना। पौराणिक गीति परंपरा। फिर आता है पौराणिक जो है प्रबंध काव्य परंपरा, राम भक्ति। अब पौराणिक गीति परंपरा की बात करें तो कृष्ण काव्य परंपरा है, पौराणिक प्रबंध काव्य की बात करें तो राम काव्य परंपरा है। राम काव्य परंपरा राम भक्ति काव्य परंपरा थी, उसमें प्रबंध काव्य लिखे गए थे, ठीक है ना। और जो सूरदास वाली थी मतलब कृष्ण भक्ति वाली थी, उसके अंदर नहीं लिखे गए थे, क्योंकि उनका जो लिखने का तरीका ही इस प्रकार से था कि उसमें प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए थे, मुक्तक काव्य ही लिखे गए थे। फिर रसिक भक्ति काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा, इन 4 भागों में बांटा, धर्माश्रय में विकसित। ये जो काव्य धाराएं हैं ये धर्माश्रय में विकसित थी। फिर आता है राजाश्रय में, राजा के आश्रय में विकसित कौन कौन सी थी? मैथिली रीति परंपरा 5 नंबर पर, मैथिली रीति परंपरा, वीर काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य। वीर काव्य परंपरा में भी 3 भाग थे, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा और ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा। ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा और ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, ये किसमें थी? राजाश्रय में विकसित थी, ठीक है ना। मैथिली रीति परंपरा, वीर काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा और ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा। फिर 7 नंबर पर शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा, जिसे रीति काव्य कहा है। फिर लोकाश्रय में विकसित तो रोमांटिक काव्य परंपरा, लोकाश्रय में विकसित मतलब लोक काव्य जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना, या लौकिक काव्य जिसे कह सकते हैं वो वाला, ठीक है ना। रोमांटिक काव्य परंपरा, इसमें क्या थी? रोमांटिक काव्य परंपरा। तो इसके 2 भाग थे, रोमांटिक कथा और रोमांटिक गीति काव्य, ठीक है ना। रोमांटिक कथा और रोमांटिक गीति काव्य। और रोमांटिक कथा जो थी उसमें प्रेमाख्यानक थी, जिसे हम सूफी काव्य कहते हैं, वो इसमें थे। रोमांटिक कथा में प्रेमाख्यानक काव्य जो है वो रोमांटिक कथा में आते हैं। और रोमांटिक गीति के अंतर्गत क्या आते हैं? रीतिमुक्त। रीतिमुक्त जो कवि थे आलम गणानंद बोधा ठाकुर जो थे और द्विजदेव।
घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव जो थे वो इस रीति मुक्त काव्य परंपरा में आते हैं। प्रेमाख्यानक में कौन से सूफी कवि जो थे सारे इसमें आते हैं। और क्या नाम दिया है प्रेमाख्यानक को इन्होंने? रोमांटिक कथा, ठीक है ना। और रीति मुक्त को रोमांटिक गीति काव्य, याद रख लेना, रीति मुक्त काव्य को रोमांटिक गीति काव्य नाम दिया है और प्रेमाख्यानक सूफी काव्य को इन्होंने रोमांटिक कथा दी है। आधुनिक काल की बात करें, कल बताकर गया था मैं, आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल को इन्होंने आदर्शवादी, स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी माना है। कौन से भाग माने हैं? 3 भाग माने हैं, आदर्शवादी, स्वच्छंदतावादी और यथार्थवादी। आदर्शवादी की बात करें तो उसके अंदर 2 काव्य परंपराएं ली है उन्होंने, भारतेंदु काल और द्विवेदी युग को सम्मिलित किया है। स्वच्छंदतावाद की बात करें तो स्वच्छंदतावाद में उन्होंने केवल किसको लिया है? छायावाद को लिया है। और अगर यथार्थवाद की बात करें तो उसमें यथार्थवाद के भी 2 भाग किए हैं, ठीक है ना, व्यक्तिपरक यथार्थ और समाजपरक यथार्थ। व्यक्तिपरक यथार्थ और समाजपरक यथार्थ। व्यक्तिपरक जो यथार्थ है उसमें उन्होंने किसको लिया है? प्रगतिवाद को। और समाजपरक जो यथार्थ है उसमें उन्होंने किसको लिया है? प्रयोगवाद को लिया है। समाजपरक यथार्थवादी प्रगतिवाद और व्यक्तिपरक यथार्थवादी प्रयोगवादी। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोला? बोला है तो भी आपके समझ में रहना चाहिए, क्योंकि समाज की बात करेंगे, समाज पर यथार्थ, समाज से संबंधित यथार्थ का जिसमें चित्रण होगा, समाज के यथार्थ का जिसमें चित्रण होगा वो प्रगतिवाद होगा, वो मार्क्सवाद होगा, ठीक है ना। और व्यक्ति के यथार्थ का चित्रण होगा वो प्रयोगवाद होगा। जैसे आज्ञा का था ना, मैं को महत्व दिया गया था। और स्वच्छंदतावाद जो था छायावाद था। बच्चन सिंह ने भी छायावाद को स्वच्छंदतावाद नाम से ही संबोधित किया है।